नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम बतलाएंगे नागरिक शास्त्र। बहुत सारे लोगों को जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे क्लास 10 के, उनको लिए क्लास 10 के नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में आज हम कुछ प्रश्न को बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी प्रश्न है वो सारा प्रश्न जो है वो बोर्ड मॉडल होगा, यानी कि आपको बोर्ड में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा वीवीआई प्रश्न जिसे कह सकते हैं वो है, जो कि एक्सरसाइज 5 से लिया गया है। लोकतंत्र की चुनौती, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर यहाँ पे पूरा का पूरा किया जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो में एक बार में ही आप वीडियो सिर्फ देखिएगा और आपको हर प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। इसलिए आपको प्रश्न को जो है रटना नहीं होगा, आंसर को रटना नहीं होगा, इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोग इस प्रकार से सरल भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप अपने साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए और वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 1 का प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। ये प्रश्न है मेरे पास। नंबर 1 में प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। किसी के अधीन में रहकर काम करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। जी हाँ, आप कहीं रहते हैं और उनके अधीन में आप रहते हैं, आपको जो कहता है वही सुनते हैं। आप जिस तरह काम करना कहता है वही काम करते हैं, भले आपसे काम हो चाहे ना हो, लेकिन आपको काम करना जरूरी है, यानी कि काम करना आपका मजबूरी हो जाएगा। तो वैसे मजदूर को हम कहते हैं बंधुआ मजदूर, जो आप किसी के अंदर बंधा कर रहिएगा और जो कहेगा वही आपको सुनना पड़ेगा, उससे अलावा अलग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे मजदूर को हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। ऐसे मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। आप इसे हिंदी भाषा में लिख भी सकते हैं कि किसी के अधीन में रहकर काम करने वाले मजदूर को हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। चलिए, इसके बाद आता है आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। ये भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन या विदेशी बैंकों का भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि आर्थिक अपराध। यहाँ पे सिविक्स में, राजनीतिक शास्त्र में आर्थिक अपराध का अर्थ ये होता है कि आप आर्थिक रूप से क्या अपराध कर रहे हैं। आर्थिक मतलब रुपया पैसा संबंधित क्या अपराध कर रहे हैं। तो इसमें अपराध में आ जाएगा कि विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, आप विदेश से रुपया यहाँ अधिक ला रहे हैं, अवैध मतलब अधिक ला रहे हैं या ब्लैक से ला रहे हैं, या विदेशी बैंक में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि, या आपको यहाँ के रुपया जो है यहाँ से आप कमाया हुआ रुपया वो विदेश के बैंक में जाकर जमा करिएगा। इस प्रकार के अपराध को आर्थिक अपराध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ को जो रुपया आप विदेश में जमा करिएगा तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो विदेश के कंपनी का होता है, जिसके कारण विदेशी हमसे कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम उसे आर्थिक अपराध में रखते हैं इस बात को। चलिए, अगला प्रश्न है क्या, परिवारवाद क्या है। परिवारवाद क्या है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि परिवारवाद क्या है। जब किसी जनप्रतिनिधि के निर्धन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई और उसे उनके ही किसी परियोजनों को टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, परिवारवाद आप राजनीतिक में जब आप न्यूज सुनते होंगे उसमें भी आपको परिवारवाद का चर्चा किया जाता होगा, या आप अखबार या पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको परिवारवाद का चर्चा किया जाता है। इसी प्रकार बोर्ड में आपको भी, बोर्ड वालों ने आपको भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है कि परिवारवाद क्या है। ये जो परिवारवाद होता है, ये परिवारवाद क्या है। तो ये परिवारवाद हम जो है कह सकते हैं कि जब कोई प्रतिनिधि, यानी कि जब कोई प्रतिनिधि किसी सीट पर बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार से भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कोई मंत्री है, ये वो मंत्री खुद वो सीट पकड़े हुए, मान के चलिए अगर मुख्यमंत्री का सीट किसी मंत्री के पास, और उस मुख्यमंत्री का किसी कारण से मौत हो जाता है, या मौत नहीं होता, वो खुद सीट का इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय उनके ही वंश के लोग, उनके ही पूर्वज के लोग, उनके ही बाल बच्चा, यानी जिसे कहते हैं ये बेटा पोता या कोई भी रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति जाकर और उनके ही सीट पर उनको टिकट दे दिया जाता है और वो फिर से उसी सीट पर बैठ जाते हैं, वो सीट ले लेते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसी काम जो होता है, इसी काम को हम लोग कहते हैं परिवारवाद। तो इसको जैसे कि हम हिंदी में लिख सकते हैं कि जब किसी जनप्रतिनिधि के निर्धन हो जाए या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली हुई तो उसके परिजनों को टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। समझ गए। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के चुनौती है कैसे। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। चलिए इसके बारे में समझते हैं। आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इसमें देश के एकता अखंडता खतरे में पड़ जाते हैं। जब आतंकवाद आ जाते हैं तो देश का जो एकता है और अखंडता, यानी कि देश जो एक हुआ वो खतरे में पड़ जाता है।
आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर देश में कुछ ना कुछ दिखता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास रुक जाता है। सही बात है कि जब किसी देश में आतंकवाद आ जाता है तो उस देश का विकास रुक जाता है। विकास इसलिए रुक जाता है क्योंकि वो अच्छी अच्छी जगह होता है, उस जगह पर वो कुछ गलत घटना कर बैठते हैं, जिस घटना से हमको घाटा लग जाता है, हमारे देश को घाटा लग जाता है, इसलिए वो घाटे में चला जाते हैं। अतः आज ज़रूरत है कि इस समस्या को निपटाने के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में आतंकवाद की समस्या आज लोकतांत्रिक देशों में गंभीर चुनौती है। और आतंकवाद की समस्या जो वो लोकतांत्रिक देशों में बहुत गंभीर चुनौती है। और शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे? तो देखिए, शिक्षा का अभाव में लोकतंत्र के एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा का जो अभाव है वो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। कैसे गंभीर चुनौती है? तो चलिए इसको हम समझते हैं अपनी भाषाओं में। शिक्षा जो है वो विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से अभिज्ञ रहता है। कहने का अर्थ यह होता है कि जब आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो आप क्या करेगा कि लोकतंत्र के द्वारा जो भी अधिकार दिया जाता है वो अधिकार से आप वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपके पास लोकतंत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं होता है, अधिक शिक्षा नहीं होता है, जिसके कारण आपको जो है वो अधिकार नहीं मिल पाता, अधिकार लेने में आप चूक जाते हैं। और शिक्षा के कारण ही आप अच्छी नेताओं को नहीं चुन पाते, आप जो है अच्छी नेताओं को नहीं चुन पाते हैं। तो चलिए आगे क्या होता है वो देखते हैं। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र में के विकास में महत्वपूर्ण होता है। नागरिकों का जो है वो शिक्षित होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विकास है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। विशेषकर जो है महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं को निरक्षरता दूर करके शिक्षा के आने वाली बाधाओं को निराकरण करने तथा उनके प्रारंभ शिक्षा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक प्राथमिक सरकार की ओर से दी जा रही है। यानी कि इस समय जो है वो महिलाओं को शिक्षित होने के लिए सरकार पूरी तरह से अपना पर उठा लिया है उनका खर्चा। यानी कि आपको जो है शुरू से अंत तक महिलाओं को शिक्षा सरकार खुद अपना पैसा से दे रहे हैं, जिसमें महिलाओं को पैसा न के बराबर लगने वाला है। यही लोकतंत्र के शिक्षित करने के लिए सबसे जरूरी होता है महिलाओं को शिक्षित करना। कहा जाता है कि एक महिलाओं को शिक्षित करने से एक परिवार शिक्षित हो जाता है। जब तक किसी देश में नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकती है। जी हाँ, एक भी और बात इसमें कहा गया है कि जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, कहीं पर भी किसी भी देश का नागरिक जब भी अशिक्षित रहेंगे, उनके पास शिक्षा नहीं रहेगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की, यानी कि पुरुष हो या महिला हो, तो उस देश में जो है विकसित लोकतंत्र का स्थापना नहीं किया जा सकता है। यह कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती में से एक है। शिक्षा के कारण भी लोकतंत्र का जो है एक गंभीर चुनौती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां का वर्णन करें। बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां का वर्णन करें। भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार भी एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित है। इसके बावजूद यहाँ क्षेत्रीय स्थानीय स्तरों पर चुनौतियाँ मौजूद है। आज भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसे बुराई यहाँ निर्गत भूमिका निभाती है। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस प्रतिनिधि का निर्धन हुआ या इस्तीफा हुआ के कारण कोई सीट खाली रह गया तो उनका प्रयोजन ही उन चुनाव के टिकट से ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की खामियां को दर्शाता है। इसमें कह रहा बिहार के लोकतंत्र की चुनौतियां का वर्णन करें। बिहार में अभी अधिकतर लोकतंत्र ऐसा दिखने के लिए मिल रहा है कि वो परिवारवाद में है। परिवारवाद में, इससे पहले हम बताएं परिवारवाद क्या होता है, और जातिवाद में लोग और भ्रष्टाचार ही हैं। लोग समझते हैं कि नेता कोई भी हो, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, मूर्ख हो या पढ़ा हो, लेकिन जाति पड़ जाता है कि हम ये जात के हैं तो हम यही जात को नेता को चुनेंगे। परिवारवाद में क्या होता है कि जो लोग को कोई सीट खाली हो गया तो उनका ही पुत्र, उनका ही पोते जो है वो क्या करते हैं कि उस सीट को ले लेते हैं, उनका सीट दिया जाता है। जैसे कि बिहार में भी बहुत सारा उदाहरण है, आप देख ही सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद इसी प्रकार से बहुत सारा ये जो है ये चुनौतियां बिहार के लोकतंत्र में अभी है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्र की प्रगतियां में महिलाओं का क्या योगदान है। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की भी काफ़ी भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज महिलाओं भी राष्ट्रीय प्रगति पुरुषों के कंधों से कंधों मिलाकर काम कर रहे हैं। यानी कि ये राष्ट्र में जो है वो महिलाओं का बहुत भी बड़ा योगदान है, क्योंकि महिला भी आज कहीं पुरुषों से पीछा नहीं है। जो काम पुरुषों कर रहे हैं उससे कई गुना अब तो अधिक काम महिलाओं भी कर रहे हैं। जैसे खेती बाड़ी से लेकर वायु उड़ान तक खेती बाड़ी भी महिलाएं करते हैं, और आज के ज़माने में महिला पायलट लोको पायलट भी होते हैं। अंतरिक्ष में जाने का भी काम कर रहे हैं, महिला भी अंतरिक्ष में जाती है, महिला भी पहाड़ पे चढ़ती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं पंच का सीट दिया जाता है, सरपंच चुनी जाती है, मुखिया बनती है महिलाओं विधायक बनती है, जिला परिषद में महिलाओं आती है। आज महिलाओं विधायिका भी हो चुकी है, सांसद सदस्य के रूप में भी वो महिलाओं लड़ रही है, प्रतिनिधि का भी कार्य कर रही है। महिला शिक्षा के वृद्धि के कारण आज महिलाएं काफ़ी जागरूक होकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सख्त हुई है। राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभा रही है। राष्ट्र के प्रति जो महिलाएं अपने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र से हैं। तो वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल अंशुमणि कुमार क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग को पास कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट करिएगा, हम उसे शीघ्र ही उसका जो प्रॉब्लम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।